नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा 2025 का डेट आ गया है। जुलाई 2025 में एग्जाम होगा। प्लेटफॉर्म के द्वारा इस एग्जाम के लिए वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट भी निकाल दिया गया है, जिसमें 20 सेट दिया हुआ है। आज के वीडियो में लेकर आए हैं इस बुक में दिया गया प्रैक्टिस सेट 1 का फुल सॉल्यूशन के साथ। तो एग्जाम में काफ़ी फायदा करेगा, आप इसे अंत तक जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले सेट के पहले प्रश्न से। पहला सेट में कह रहा है, पहला प्रश्न में कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उस्र को खिताब से नवाजा गया था। नादिर उल उस्र के खिताब से नवाजा गया था, और इसका सही आंसर जो होगा उस्ताद मंसूर को, क्या है, उस्ताद मंसूर को जो नवाजा गया था किस खिताब से, तो नादिर उल उस्र के खिताब से। और साइबेरिया का बिरला क्या है, साइबेरिया का बिरला सारस, क्या है, बिरला जो है सारस रचना जो पुस्तक है उस्ताद मंसूर का है, क्या है, उस्ताद मंसूर के। जहांगीर ने नादिर उल, क्या है, नादिर उल जमा की भी उपाधि दिया था, किसे दिया था, अबुल हसन को, क्या है, अबुल हसन को दिया था। और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का जो है स्वर्ण काल, क्या है, स्वर्ण काल कहा जाता है। और उस्ताद मंसूर जो है वो दुर्लभ पंछियों, अनोखे पुष्पों, पशुओं पक्षियों और अनोखे पुष्पों का कुशल चित्रकार था, क्या है, चित्रकार था। और बाबर के समय, क्या है, बाबर के महत्वपूर्ण चित्रकार कौन था, महत्वपूर्ण अगर चित्रकार की बात करें तो वो बिहजात था, क्या है, बिहजात था। अब बिहजात को पता है क्या कहा जाता था, पूरब का राफेल, क्या है, पूरब का राफेल जो है कहा जाता था। जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, फर्रुख बेग, बिशनदास आदि जो है वो चित्रकार रहते थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, कौन सा जो है स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अनुच्छेद 19 जो है एक के क में क्या वर्णन है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ख में जो वर्णन है 19 एक के ख में है शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। ग में जो वर्णन है संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकारी। अगर घ की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार। और ड़ में है भारत के किसी भाग में निवास करने व बस जाने का अधिकार। और छ में है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। ये सब जो है 19 के 1 में वर्णन है। नेक्स्ट है, बिहार के खालिस्तान जिले में नागी बांध स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये जमुई जिला में स्थित है। नागी बांध बिहार के जमुई जिले में स्थित है। नाम जो है 2 है यहाँ पर, नागी नकटी, क्या है, नागी नकटी जलाशय प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को क्रमशः भारत के जो है 81वें और 82वें रामसर स्थल के रूप में जो है वो नामित किया है। यह जलाशय जमुई जिले के झाझा प्रखंड क्षेत्र में स्थित है और इसे पक्षी अभ्यारण्य की मान्यता भी प्राप्त है, क्या है, पक्षी अभ्यारण्य। 27-28 फरवरी 2025 के बीच यहाँ बिहार का पहला राज्य पक्षी महोत्सव जो है वो कलरव, क्या है, राज्य पक्षी महोत्सव कलरव जो है आयोजित किया गया है। और मंदार झीला जो है बांका जिले में है। ध्यान रखिएगा, बांका जिले में कौन सा है, वो है मंदार झील, क्या है, मंदार झील। और नवादा में क्या है, ककोलत जलप्रपात जो है वो कहाँ है, तो नवादा में है, नवादा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है, और इसका आंसर हो जाएगा गंडक नदी। बिहार के गंडक नदी में घड़ियाल का प्रजनन जो है स्थल है। 2014 में WTI के सहयोग से बिहार सरकार द्वारा गंडक नदी में सरीसृपों के प्रजनन को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई थी। मगरमच्छ का प्राकृतिक आवास स्थान भारत के चंबल नदी है। चंबल, रामगंगा, गिरवा नदी में घड़ियालों के प्रजनन भी स्थल है। भारत का पहला डुंगोंग यानी समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। कहाँ, तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। और गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई राजा गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में खोला जा रहा है, क्या है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो केरल में है, क्या है, केरल में। 2011 देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। कितना थी, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना, और आज़ादी के बाद जो है वो 7वीं जनगणना था। जनगणना 2011 ईस्वी का जो शुभंकर था वो प्रांगण शिक्षा थी, तथा इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य।
जिसमें भारत का जो है, भारत के महिला साक्षरता, भारत महिला साक्षरता जो था वो 65.46% था। अब पुरुष की अगर साक्षरता दर की बात करें तो वो कितना था, 82.14% था। और 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का जो है 17.5% था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार जातीय जनगणना की मंजूरी किसकी अध्यक्षता में की गई? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी। क्या है? नरेंद्र मोदी। CCPA जिसे सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी बैठक 30 अप्रैल 2025 की नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई। कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना की राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में जाति आधारित सर्वेक्षण करवाई है। भारत में प्रथम नियमित जातिगत जनगणना जो है 1881 में हुआ था। क्या है? 1881 में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया एक प्रयत्न था। दूसरा, उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और इसका सही आंसर होगा ए और बी जो है वो दोनों सही है। क्या है? दोनों सही। 1960 के दशक में ही नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया था और विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और ये भारत में जो शुरुआत हुआ था 1966-67 में किया गया था। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है वो क्या हुआ? गेहूं और चावल। क्या है? गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है। क्या है? पड़ा है। और भारतीय हरित क्रांति के जन्मस्थली पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को जो है माना जाता है। नेक्स्ट है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी खाली स्थान को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। और इसका सही आंसर हो जाएगा 1995 में। क्या है? 95। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ था। क्या है? 1996 में हुआ था। और 2024 में 165वां कोमोरोस और 166वां जो है वो तिमोर लिस्ते सदस्य देश बना है WTO का। क्या है? WTO का। अब वर्तमान में जो है WTO के महानिदेशक कौन है? तो महानिदेशक जो है नगोजी ओकोंजी। क्या है? ओकोंजी इबेला। जो नाइजीरिया के महानिदेशक कौन है? नगोजी ओकोंजो इबेला, जो नाइजीरिया के क्या है? नाइजीरिया के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? और इसका आंसर हो जाएगा हॉकी से है। क्या है? हॉकी से है। और इस कप की शुरुआत जो है 1978 ईस्वी में की गई थी। महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार को जीतने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो प्रगट सिंह थे। क्या है? प्रगट सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? इसमें है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। जैन धर्म स्वीकार करके वो संन्यास ले लिए। क्या है? संन्यास ले लिए। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु के साथ मैसूर राज के श्रवणबेलगोला गए। कहाँ? इनके गुरु कौन हो गए जो जैन धर्म का दीक्षा दिए? तो वो है भद्रबाहु। क्या है? भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला के चंद्र पर्वत पर चंद्र चोटी के चंद्र बस्ती में रहकर संलेखन द्वारा समाधि ली। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र पुस्तक की रचना की थी, जिसमें जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनी है। यानी किस पुस्तक की रचना की? तो यह है कल्पसूत्र की। क्या है? कल्पसूत्र की। अगला है, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आना चाहिए? तो 329 से जो है 472 हुआ, ये कितना है? प्लस 143 किया गया है। उसके बाद 472 से 615 किया गया, इसमें भी प्लस 143 किया गया है, इसमें भी प्लस 143। तो सब में 143 है, तो 901 और 143 को जोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 ये 10, 10 जो हो जाएगा 44। आंसर हमारा जो है ए आ जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह लिखा जाता है और इसे इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कि RID और RID तीनों सेम है, ए और ई जो है वो डिफरेंस है। इसमें 3 सेम क्या है? तो 8 तो सेम हो गया, इसमें भी 8 सेम हो गया, इसमें 0 सेम, इसमें भी 0 सेम, इसमें भी 9 सेम, इसमें भी 9। 5 हो जाएगा डी का और ए हो जाएगा 7 का। यानी हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, डी का नहीं, सॉरी, ई डी आई तो सेम है, ई का 5 हो जाएगा, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा।
5 12 का जो है वो सी आ जाएगा। ई का यहाँ पर 5 आ गया और ए का 7। शेखर अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें और नीचे से 21वें है। यहाँ पर जो है वो क्या है, शेखर है, जो कि ऊपर से है वो 24वें स्थान पे और नीचे से है 21वें स्थान पे, यानी 20 इधर है और 23 इधर है। तो 20 23 और 1 जोड़ दीजिए, 3 1 4 और 4 44। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 13 का ए होगा। क्या है, ए होगा। दिए गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें जो है वो त्रिभुज काउंट करना है। तो इसमें आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। आप इसे काउंट कीजिएगा, ये लगभग जो है कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। अब 17 और 69 में रिलेशन देखना है। तो 17 गुना 4 अगर करते हैं और प्लस 1 करते हैं तो ये जो है 69 आ जा रहा है। अगर इसी तरह हम आगे भी देखते हैं कि 21 अब 85 में 21 गुना 4 करते हैं तो क्या होता है, 84, या प्लस 1 करते हैं तो 85 आ जा रहा है। तो यहाँ कितना से गुना करें कि 108 आएगा और प्लस 1 करना होगा। तो 27 गुना अगर 4 करते हैं तो 108 आया, प्लस 1 हो गया, 109 हो गया। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 27, यानी बी हो जाएगा। क्या है, बी होगा। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने अभिनेता है, अभिनेता है जो निर्देशक भी है, यानी ये निर्देशक भी है लेकिन नाटककार नहीं है। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 19 वाला हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, वो सी आएगा। क्या है, सी आएगा। कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों को सही क्रम को निरूपित करता है जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। इसमें सबसे पहले जो आएगा HI आएगा, BISCUS आएगा, फिर HIERARCHY आएगा, HIGHWAY, HIRED और HISTORY, इस तरह। तो ये हो गया कौन सा, आंसर हमारा जो है वो सी हो गया। एक महिला की तस्वीर को देखते हुए विनीता ने कहा, क्या है, विनीता ने, अगर मान लिया कि यहाँ पर विनीता है, महिला की तस्वीर को देखते हुए कह रही है कि वह मेरे पिता, ये जो हो गए पिता, और पिता के भाई, ये हो गए भाई, पिता के भाई, मेरे पिता के भाई के पिता, ये हो गए पिता की पत्नी, क्या है, पत्नी है। यानी विनीता के पिता के भाई चाचा लगे और ये पापा, ये दोनों के ही पिता लगे, यानी दादाजी लगे, और दादाजी की पत्नी क्या है, दादी लगी। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। उस विकल्प की आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है, घुमाने की जो है अनुमति नहीं है। तो आप देख लीजिए, एक तो ये यहाँ पर ये है और ये हो जाएगा, उसके बाद ये भी हो जाएगा और ये। आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्या है, डी। एम से जो है भी गया है, एम से भी गया है, यहाँ पर +9 किया गया है। जी से पी गया है, ये भी +9 किया गया है। तो एक्स से जी गया, ये भी +9 है, यानी सब जो है +9 है। एच से +9 अगर करेंगे तो एच से यहाँ पर क्या है, एच से +9 करेंगे तो क्या होगा, क्यू होगा। क्या है, क्यू होगा। और पी से +9 करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, बाई। क्यू बाई किस में आंसर आ रहा है, तो सी में आ रहा है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, सी हमारा आंसर हो जाएगा। किस स्थिति में लेंस ठीक 1 का आवर्धन उत्पन्न करेगा, तो जब वस्तु का फोकस दूरी दुगनी दूरी पर रखा जाता हो। लेंस ठीक 1 आवर्धन उत्पन्न करेगा जब वस्तु की फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखा जाता हो। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आवर्धन m बराबर जो होता है -v/u होता है या h-h होता है। क्या है, h होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है। सही आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य दर्शाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर स्पर्श रेखा किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद लूप में बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी उपकरण द्वारा खपत की गई शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसमें प्रवाहित धारा को दुगना कर दिया जाए जबकि प्रतिरोध जो है स्थिर रहे। कह रहा है कि किसी उपकरण द्वारा खपत की गई शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसमें प्रवाहित धारा को दुगना किया जाए। आई को जो है क्या कर दिया गया, 2i किया गया। तो P बराबर होता है
आई स्क्वायर आर होता है। क्या है? P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। आई को दुगना कर दिया गया, 2i का स्क्वायर इंटू जो है आर हो जाएगा, यानी 4i स्क्वायर आर हो जाएगा। क्या है? 4 स्क्वायर, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? शक्ति 4 गुनी हो जाएगी। कंप्यूटर वायरस किसी सिस्टम की कार्यक्षमता को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? आंसर होगा सॉफ्टवेयर में खराबी या क्रैश उत्पन्न करके जो है प्रभावित कर सकता है। वायरस प्रोग्राम फाइलों को संक्रमित कर सकते हैं, कोड को बदलकर या दुर्भावनापूर्ण कोड डालकर। इससे सॉफ्टवेयर असमान व्यवहार कर सकता है, कार्य करना बंद कर सकता है या त्रुटियां उत्पन्न कर सकता है। वायरस पृष्ठभूमि में चलकर सिस्टम संसाधनों यानी सीपीयू मेमोरी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी परिपथ में 2 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की कुल मात्रा 1200 कूलम्ब है, तो उसी विद्युत परिपथ द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो विद्युत धारा I बराबर होता है Q बटा T, आवेश बटा समय। आवेश कितना दिया हुआ है? 1200 कूलम्ब। समय दिया हुआ है 2 मिनट। क्या है? 2 मिनट। ये 1200 बटा 2 मिनट के 2 गुना 60 सेकेंड कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 0 और ये 10। क्या है? तो 10 आ जाएगा एम्पियर, 10 एम्पियर। आंसर हो जाएगा बी। एक दुकानदार तेल का मूल्य 40% अधिक अंकित करता है और एक खराब तराजू का उपयोग करता है जो 15% कम मापती है। यदि दुकानदार 32% की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 40% को हम लिख सकते हैं कितना? 40/100 बराबर 2/5 कर सकते हैं। तो ये हो गया कितना? 7/5। अब 15% को हम कर सकते हैं 15/100 यानी 3/20। अगर ये कम देगा तो कितना हो जाएगा? 15% कम मापता है, तो ये हो जाएगा 17/20। क्या है? 17/20। 32% की छूट देता है, तो ये हो गया 32/100 यानी 8/25। इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 17/25 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये छूट के में। अब ये तीनों को आप एक रेशियो में कर लीजिए इस तरह कि 5/7 17/20 है, 5/17/20 और ये हो जाएगा 25 और 17। क्या है? 25 और 17। तो एक तरफ ये हो गया तीनों का, तो ये आ जाएगा 5 गुना 17 गुना 25 अनुपात हो जाएगा 7 गुना 20 गुना 17। तो ये हो गया 25 अनुपात क्या हो जाएगा? 28। क्या है? 17 और ये सब तो 5 4 कट जाएगा, 728 है, ये 25 आ जाएगा। 25 जो है वो क्या है? 25 जो है वो CP हो गया और 28 जो है वो SP हो जाएगा। तो लाभ परसेंटेज बराबर जो हो जाता है 3/25 गुना 100 बराबर कितना होगा? 12%। आंसर हमारा जो हो जाएगा D होगा। क्या है? D होगा। x का वह न्यूनतम मान क्या जिसमें 5 अंकों की संख्या 6 2 7 x 5 9 से विभाज्य हो जाए। x का मान, तो 9 से विभाज्यता का नियम है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 6 + 2 + 7 + x + 5/9 यानी 20 + x/9, 20 + 7/9, तो कितना शेष हो जाएगा? तो शेष 0 है। आंसर हमारा जो आ जाएगा कितना? x बराबर 7। अगर 20 और x के जगह पर हम 7 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? शेष 0 आ जाएगा, यानी पूरी कट जाएगा, तो आंसर हमारा 7 आ जाएगा। कितने वर्षों में, क्या है? कितने वर्षों में किसी धनराशि पर 2.6/7% जो है वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। 28वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि मूलधन क्या दिया हुआ है। मूलधन बराबर है P, मान लेते हैं। साधारण ब्याज SI बराबर क्या है? तो ये भी P है। कह रहा है दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। SI बराबर जो हो जाएगा P गुना समय गुना जो है 20, 7 दूनी 14 6 20, 20/7 गुना 100। तो इससे हमारा क्या है? समय निकल जाएगा। तो समय बराबर जो हमारा हो जाएगा, क्योंकि SI बराबर भी P है, अब P कट जाएगा तो 35 वर्ष आ जाएगा। क्या है? 35 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन D होगा। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। बोर्ड मास का प्रश्न है, काफ़ी इजी है। जब इसे हल कीजिएगा तो 3 + 28/35 गुना 15 + 4 - 3 गुना 4 बराबर हो जाएगा 7। आंसर हमारा C होगा।
ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं, उन्हें साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ए जो है वो 10 दिन, बी जो है वो 40 दिन। दोनों को अगर लेंगे एलसीएम तो कितना होगा? 40। इसकी क्षमता 4 इसकी है, दोनों मिलकर कर रहा है काम, तो 40/4 प्लस 1 से भागा दे दीजिए, 8 दिन आ जाएगा। क्या है? 8 दिन। आंसर हमारा बी हो जाएगा। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो एन संजीव रेड्डी यानी नीलम संजीव रेड्डी है। और कब ये बने थे? तो 1977 में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय जो है राष्ट्रपति थे। 2 कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बीबी गिरी क्या है? बीबी गिरी जो है भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ये भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जो द्वितीय वरीयता के मतों की गणना के आधार पर भी राष्ट्रपति बने थे। कौन बने थे? बीबी गिरी। बीबी गिरी जो है द्वितीय मतगणना के समय ये बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए, वित्त मंत्रालय द्वारा। वित्त मंत्रालय भारत में बजट तैयार करने की नोडल एजेंसी है। प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री भारत में राष्ट्रपति के नाम से बजट संसद में पेश करते हैं। बजट से पूर्व संसद में वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश किया जाता है। भारत में बजट सर्वप्रथम जो है 18 फरवरी क्या है? 18 फरवरी 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन क्या है? जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। विल्सन को भारत में बजटीय प्रणाली का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत और किन देश के बीच होता है? और इसका आंसर होगा यूएई। क्या है? यूएई। डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत और यूएई के बीच होता है। लेकिन एक डेजर्ट भी नाइट है, ध्यान रखिएगा। डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट होता है भारत, फ्रांस, क्या है? फ्रांस और यूएई के बीच। क्या है? यूएई के बीच होता है। और डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच होता है। एक होपेक्स है। क्या? होपेक्स, होपेक्स और साइक्लोन, साइक्लोन। होपेक्स और साइक्लोन जो होता है भारत और मिस्र के साथ। क्या है? और मिस्र के साथ होता है। भारत और मिस्र के साथ होता है। सूर्य किरण, कई बार ये सब प्रश्न पूछा जाता है। सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के साथ, भारत और नेपाल के साथ होता है। शक्ति, शक्ति जो है वो भारत और फ्रांस के साथ। क्या है? भारत और फ्रांस के साथ होता है। अगला है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? और इसका आंसर हो जाएगा कथक से है। क्या है? कथक से। कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार है लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, सोहना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रशेखर, विद्याधीन महाराज, अच्छन महाराज, नारायण, ये सब भी है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 35 के सी हो जाएगा, मैला आंचल। मैला आंचल भारत का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल उपन्यास में कोई केंद्रीय चरित्र या कथा नहीं है। ये घटना प्रधान उपन्यास है। आज़ादी के तुरंत बाद के भारत के गांवों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को इसमें जो है वो दिखाया गया है। निम्नलिखित में कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है? नदी तट पर जो है वो स्थित नहीं है। तो आगरा तो है, आगरा भी है यमुना के किनारे। पटना की अगर बात करें तो वो गंगा के किनारे। बनारस भी है गंगा के किनारे। भोपाल जो है वो झील के किनारे है, तो भोजताल, भोजताल झील के जो है किनारे स्थित है। ये नदी के तट पर स्थित नहीं है। अजमेर लूनी नदी, श्रीरंगपट्टनम कावेरी, पढ़रपुर भीमा नदी, पणजी मांडवी, वाराणसी गंगा, पटना भी है गंगा, आगरा यमुना। अगला है बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। इसका सही जवाब जो हो जाता है वो तबकात ए नासरी से है। क्या है? तबकात ए नासरी से मिलता है। और तबकात ए नासरी पुस्तक जो है कौन लिखा है? तो ये लिखा है मिन्हाज। क्या है? मिन्हाज उस सिराज ने, मिन्हाज उस सिराज ने लिखा है। मिन्हाज उस सिराज नसरुद्दीन महमूद शाह के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा फ्यूजामा। क्या है? फ्यूजियामा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया में जो है वो एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और प्रशांत महासागर के परिमेखला को
अग्नि वलय, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। और विश्व के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है किलायू हवाई द्वीप है, यूएसए में है। और विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ है? पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। अब विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो है ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी तो ये जाग्रेब है, जाग्रेब है। राज्य राजधानी, अरे देश और राजधानी भी पूछता है, राज्य राजधानी भी पूछता है, लेकिन देश और राजधानी तो लगभग कन्फर्म है कि एक प्रश्न रहने का काफ़ी उम्मीद है। अगर बात किया जाए एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी है? तो नीदरलैंड की, क्या है? नीदरलैंड की है। और अगर आयरलैंड की पूछ ले, ये सब जो पड़ोसी देश है और इधर आसपास जो फेमस नाम है वो ज़्यादा पूछा जाता है। आयरलैंड का क्या है? डबलिन, क्या है? डबलिन। या फिर जो पूरे न्यूज में रह रहा है ज़्यादा देश, जैसे आजकल वो ईरान न्यूज में काफ़ी रह रहा है, हमास की बात है, इजराइल की बात है, वो है यूक्रेन से जो युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन। तो एक बार पूछा गया था बिहार एसएससी में कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीव है। तो ये सब प्रश्न जो है आने का ज़्यादा उम्मीद रहता है। आइसलैंड के रिकजेविक, क्या है? रिकजेविक। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अस्ताना है, कहाँ है? अस्ताना। इंडोनेशिया के जो है जकार्ता है और नई राजधानी प्रस्तावित है नूरसंतारा, क्या है? नूरसंतारा। पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? और इसका सही आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया। पुस्तक भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। अनामिका परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। एक निश्चित कूट भाषा में मार्स को 51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो स्टार्च को 77 के रूप में किया जाता है। उसी भाषा में मून को किस प्रकार किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए मार्स, क्या है? मार्स। तो ये है 13 + 1 + r का 18 होता है, प्लस s का 19 स्थानीय मान है, उसी को जोड़ के कॉमन किया गया है। उसी तरह स्टार्स को किया गया, तो सिंपल सी डायरेक्ट निकाल लेते हैं मून का। m का 13, o का 15 + o का 15 + n का 14 कितना हो जाएगा? 57। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो 243 और 9 है। अगर 9 के स्क्वायर करते हैं तो 9 9 81 गुना कितना कर दें? अगर मान लिया कि 81 में 3 से गुना कर देते हैं तो 3 8 24, 243 आ रहा है। यानी 3 गुना करने के लिए क्या करना होगा? 9 में से भाग दे देंगे, 3 तो आ जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा 81 गुना 3 बराबर 243। उसी तरह अगर 72 की बात किया जाए तो 72 जो हो जाएगा वो 6 के स्क्वायर 6 6 36 गुना 2 होना चाहिए, तो गुना हो जाएगा 6 भागा जो है वो कितना हो जाएगा? 3। तो इसी तरह अगर मान लिया कि 576 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 12 का स्क्वायर गुना 12/3, 12/3 ये होगा 12 144 और गुना ये 4 से गुना करेंगे 576 आ जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए होगा, क्या है? ए होगा। एक ही पासे के 3 विभिन्न स्थितियां जो है प्रदर्शित है, 4 प्रदर्शित करने वाले फलकों के विपरीत फलक में जो है कौन सा है? तो आप इन पहला और तीसरा चित्र को देखिए कि 5 और 6, 5 और 6 कॉमन है, तो 4 के जो अपोजिट हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। टिकट, हवाई जहाज और रेल, टिकट, हवाई जहाज और रेल जो है एक दूसरे से ये संबंधित है। अगर मान लिया होगा ये हवाई जहाज है तो बीच में एक तो टिकट होगा ना, हवाई जहाज के भी टिकट होता है और रेल के भी जो है वो टिकट होता है। टिकट बीच में कुछ और चीज़ के भी हो सकता है। आंसर हमारा डी होगा। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? तो किसी एक जो है ऑप्शन से आप देख सकते हैं करके कि क्या आ रहा है, या फिर अंदाज थोड़ा सा लगा के कर मान लिया कि 588 भाग 28 गुना 32 + 72 - 160 है, तो ऐसा क्या करे कि हमारा 7 बराबर 760 है, 760 आना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन के अनुसार अगर हम सी रख लेते हैं माइनस और प्लस को, ये हो जाएगा 588 भाग 28 गुना 32 - 72 + 160, ये हो जाएगा 760। जब इस इधर भी हल करेंगे तो 760 आएगा, इधर भी 760। सिंपल सा है, आप इसे हल कर लीजिएगा, सी होगा। दी गई विकल्पों में उस आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करता है?
यहाँ पर जब देखते हैं तो ऑप्शन ए जो है वो पूरा कर रहा है। शहर एफ शहर एम के उत्तर में है। अगर मान लिया कि शहर एम है तो शहर एफ जो है वो क्या है, उत्तर में है। शहर बी शहर एम के पश्चिम में है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा शहर बी है। शहर सी शहर एम के पूरब में है, शहर सी यहाँ पर हो जाएगा। शहर डी शहर सी के जो है वो दक्षिण में है। शहर डी के सापेक्ष शहर एफ किस दिशा में है, यानी इधर देखना है, हमें इधर देखना है। तो इससे पता चलता है कि ये जो है वो उत्तर पश्चिम में है। क्या है, उत्तर पश्चिम में। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है, डी होगा। विषाणु इन्फ्लुएंजा कवक, जिस प्रकार विषाणु के कारण इन्फ्लुएंजा होता है उसी प्रकार कवक के कारण जो है एस्परगिलोसिस होता है। एस्परगिलोसिस आंसर हो जाएगा डी होता है। दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार एवी पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो सिंपल सा है, आप इसे बनाइएगा, ए हो जाएगा। गणितीय चिन्हों के ऐसे सही संयोजन का चयन कीजिए जो यथाक्रम चिन्हों को प्रतिस्थापित कर प्रस्तुत समीकरण को संतुलित करता है। तो ये हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन अगर हम डी में के अनुसार रखेंगे 198 भाग 11 गुना 18 प्लस 20 माइनस 50 इक्वल टू जो हो जाएगा 294। क्या है, 294। बस इसे हल कीजिए, इधर भी 294 आएगा, इधर भी 294। आंसर हमारा डी होगा। जब अभिसारी लेंस की क्षमता 4.50 डी है और अपसारी लेंस की क्षमता 3.0 डी है, तो एक साथ रखे गए लेंस के इस संयोजन की क्षमता को हमें ज्ञात करना। अभिसारी लेंस कॉन्वेक्स लेंस की क्षमता कितना है, +4.5 डी। अपसारी लेंस की क्षमता कितना है, तो -3.00 डी। तो ये हो जाएगा कितना, P बराबर होगा संयुक्त लेंस की क्षमता P1 + P2। ये 4.5 माइनस 3.00, ये हो जाएगा 1.5 डी। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। जब कोई पिंड त्वरणशील नहीं होता है तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दूरी समय और चाल के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। आंसर 52 के डी होगा। किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबता लगाए गए बल को क्या कहा जाता है, तो ये परनोद कहा जाता है। जब किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबता लगाए बल को परनोद कहा जाता है। परनोद एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। परनोद की दिशा हमेशा सतह के लंबता होती है। अगर उदाहरण देखा जाए तो जब आप किसी दीवार पर धक्का देते हैं तो आपके द्वारा दीवार पर लगाया गया लंबता बल परनोद कहलाता है। जब पानी किसी बांध की दीवार पर लंबता बल लगाता है तो वह बल परनोद बल होता है। और जब एक रॉकेट इंजन गैसों को नीचे की ओर धकेलता है तो गैसों द्वारा रॉकेट के ऊपर की ओर लगाया गया लंबता बल जो है परनोद कहलाता है। क्या है, परनोद कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब सोडियम का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है तो प्रत्येक सोडियम परमाणु जो है वो खाली स्थान क्या होता है, तो आंसर हमारा होगा 1 इलेक्ट्रॉन जो है खोता है। यानी Na जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन खोएगा, Na+ बनेगा। Cl जो है +1 इलेक्ट्रॉन ये जो है ग्रहण करके Cl- होगा। क्या है, Cl- होगा। यह सोडियम क्लोराइड यौगिक बनाता है, यह एक परवल आयनिक यौगिक है। क्या है, यौगिक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी सजातीय श्रेणी का सही परिभाषा है, सही जवाब हो जाएगा समान प्रकार्यात्मक समूह और समान रासायनिक गुणों वाले यौगिकों की श्रेणी बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। राधिका ने एक बैंक के कैशियर से अनुरोध किया कि वह उसके 1845 की चेक के बदले में उसे सिक्के दे दे। कैशियर ने उसे 5, 10 और 20 के सिक्कों का एक पैकेट 3:5:7 के अनुपात में दिया है। उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्के का कुल मूल्य कितना है, तो एक 5:10 रुपये का और 20 रुपये का सिक्का दिया गया, वो भी 3:5:7 में। तो ये हो गया 15, ये 50, ये हो गया 140 के, यानी जो है 205 यूनिट। 140 50 कितना, 90 205 यूनिट बराबर कितना रुपया दिया गया है, तो 1845 दिया गया है। तो 15 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1845 बटा 205 गुना 15 बराबर 135। क्या है, तो सबसे छोटे सिक्के का मूल्य कितना है, वो 135 है। क्या है, 135 है। यदि 2 के पावर 3 अनुपात 8 के पावर 5.06 समानुपात 8 के पावर -4.06 अनुपात x, तो x का मान हमें ज्ञात करना है।
तो x बराबर जो हमारे पास हो जाएगा कितना होगा, उससे पहले क्या है कि 2 के पावर 3 अनुपात 8 के पावर 5.06 और समानुपात जो है 8 के पावर -4.06 गुना x है। तो x बराबर कर सकते हैं कि 2 के पावर 3 इंटू 5.06 गुना क्या हो जाएगा 2 के पावर 3, क्या है 2 के पावर 3 इंटू माइनस जो है वो 4.06 बटा 2 के पावर 3 हो जाएगा, क्या है 2 के पावर 3 हो जाएगा। अब इसे सोल्व करते हैं तो ये x बराबर जो होगा 2 के पावर 15.18 गुना 2 के पावर -12.18 बटा 2 के पावर 3 हो गया। ये जो है 2 के पावर 3, ये जो हम 2 के पावर 3 देख रहे हैं ये नीचे आ गया, और 8 तो लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2 4 4 दूनी 8, यही यहाँ पे किया गया है। तो इतना हो गया, और इसे जब आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 बटा 2 के पावर 3, यानी हमारा 1 आंसर आ जाएगा, क्या है 1 आंसर हो जाएगा। राम ने 40 किलोमीटर पर घंटा, 45 किलोमीटर पर घंटा और 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से समान दूरी तय की। पूरी यात्रा के दौरान राम की औसत चाल क्या थी, दशमलव के 2 स्थानों तक। तो औसत चाल बराबर जो हो जाएगा डी प्लस डी या प्लस टी, 3 जो है वो दूरी चलता है जो भी, डी बटा कितना 40 किलोमीटर पर घंटा से, एक चलता है 45 किलोमीटर पर घंटा से, एक चलता है 60 किलोमीटर पर घंटा से। तो ये हो जाएगा 3D गुना 360 बटा 9D प्लस 8D प्लस 6D। तो ये हो जाएगा 3D गुना 360 बटा 23D यानी 1080 बटा 23, यानी ये हो जाएगा 46.96 किलोमीटर पर आवर, क्या है 46.96 किलोमीटर पर घंटा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। रवि अपने माल को क्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है लेकिन 45% कम भार का उपयोग करता है, उसका लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। CP और क्या है SP हो जाएगा। अगर ये 100 है तो 25% की हानि पर 75 पे, लेकिन 45% कम भार का उपयोग करता है यानी 550 है, और ये कहता है कि 1000 दिए हैं, तो ये हो जाएगा 55,000, ये हो जाएगा 75,000 जो है ये अनुपात में। अंतर कितना है तो ये 20,000 का अंतर है। लाभ परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा 20,000 बटा कितना हो जाएगा 55,000 गुना 100, तो ये हो जाएगा 400 बटा 11 बराबर 36.4 बटा 11%। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है लाभ होगा 36.4 बटा 11। 3 व्यक्ति एक पद के लिए जो है चुनाव लड़ते हैं, उन्होंने क्रमशः 1136, 7636 और 11,628 मत मिले हैं। जीतने वाले उम्मीदवारों के कुल मतों का प्रतिशत जो है वो कितना था, तो ये हो जाएगा 11,628 भागा हो जाएगा कितना 11। 3 व्यक्ति एक पद के लिए चुनाव लड़ने क्रम से 1136, 7636 इतना मत, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों कितना मतों का प्रतिशत है 11,628, तो जीतने वालों को मिला है कितना में 1136 प्लस 7636 प्लस 11,628 गुना 100 कर देंगे तो आ जाएगा परसेंटेज का मत बिल्कुल आ जाएगा 11,628 बटा 20,400 गुना 100, ये हो जाएगा कितना 57%। आंसर हमारा हो जाएगा ए। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, और इसका आंसर होगा 9 अक्टूबर के, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, और इसका सही आंसर होगा भूटान को जाना जाता है थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से। भूटान का जो आधिकारिक भाषा है, क्या है भाषा है वो कौन सा है, तो वो है जोंग रबा, क्या है जोंग रबा है। और भूटान को ड्रैगन की भूमि भी कहा जाता है। अगर राजधानी की बात करें, राजधानी की बात करें तो कहाँ है, थिम्पू है, क्या है थिम्पू है। भूटान एक जो है पर्वतीय देश है, सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है गंगखर पुनसुम यानी कुला कांगड़ी है, क्या है कुला कांगड़ी है। और ये पूर्वी हिमालय के एक स्थल अवरुद्ध जो है वो देश है, क्या है देश है। अब भूटान विश्व के एकमात्र ऐसा देश है जो अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर जो है वो करता है। अगला है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक थे, ड्रेन थ्योरी का, तो वो थे दादा भाई नौरोजी, क्या है दादा भाई नौरोजी। वेल्थ ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश के धन निकासी नीति को गहराई से अध्ययन किया और इसे उजागर किया। इन्होंने भारत में गरीबी और दरिद्रता का मूल कारण धन निकासी को जो है माना। इन्होंने धन बहिर्गमन को भारत में अनिष्टों का अनिष्ट कहा, अनिष्टों का जो है
अनिष्ट कहा। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता था और ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय एशियाई भी थे। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक था वो कौन था, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास आई। ये हो जाएगा 1966-67 में। क्या है, 1966-67 में पंजाब व हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गंगानगर आदि क्षेत्रों में से व्यापक रूप से जो है अपनाया गया था। हरित क्रांति का शब्द सर्वप्रथम जो है प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर जो है विलियम गॉड ने किया था शब्द का प्रयोग। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय जो है MS स्वामीनाथन को जानता है, इसलिए इन्हें हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है भारत में। सुल्तान अचलान शाह कप की मेजबानी कौन सा देश करता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा मलेशिया करता है। क्या, मलेशिया देश करता है। सुल्तान अचलान शाह कप की शुरुआत जो है 1983 ईस्वी में हुई थी। और ये किससे संबंध है, तो ये हॉकी से। क्या है, हॉकी से। निम्नलिखित में कौन सी एशिया के सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सही आंसर होगा भोपाल झील। क्या है, भोपाल झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भोपाल झील जिसे ऊपरी झील या भोजताल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल में एक बड़ी कृत्रिम झील है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने पहली बार जो है वो ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता था। पहली बार 1983 में। कितने, तो वो एक दिवसीय जो है विश्व कप हुआ था उसमें। दूसरी बार कब जीता, 2011 में। क्या है, 2011 में। अगर T20 की बात करें तो पहला जो है 2007 में। क्या है, 2007 में। और उसके बाद दूसरा जो है 2024 में। क्या है, 2024 में। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी की पहचान कीजिए। तो वो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। और ये वर्ष 1907 में JN टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो टिस्को की स्थापना वर्तमान झारखंड राज्य के जमशेदपुर साक्षी में किया था। और यह कारखाना स्वर्ण रेखा व खरकई नदी के संगम पर जो है स्थापित किया गया है। अगला है, बिहार का पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था कहाँ, तो बांकीपुर में हुआ था। क्या है, बांकीपुर पटना में हुआ था। कब हुआ था, 1912 में हुआ था। क्या है, 1912 में था। और इस समय अध्यक्ष तो थे तो RN। क्या है, RN मुधोलकर। क्या है, RN मुधोलकर जो है वो अध्यक्षता किए थे। बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन में महासचिव, कई बार पूछा जा सकता है, महासचिव जो है वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। क्या है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्या है, सिन्हा थे। तथा मौलाना मजहरुल हक जो है स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा बार जो बिहार में हुआ था 1922 में। क्या है, 1922 में। और यह आयोजित किया गया था कहाँ, गया में किया गया था। और इसके अधिवेशन जो किए थे, अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास। क्या है, चित्तरंजन दास किए थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से राष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंधित कौन सा सही जो है वो क्रम है। तो हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, R. रमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। फखरुद्दीन अली अहमद जो है 1974 से 77, ज्ञानी जैल सिंह जो है 1982 से लेकर 1987, R. रमन जो है 1987 से है 1992 और शंकर दयाल शर्मा जो है 1992 से लेकर 1997 तक रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2021 को सप्ताह का जो है वो कौन सा दिन था। तो 1 जनवरी से जो है 31 दिसंबर, क्या है 31 दिसंबर 2020 तक को जो हो जाएगा कौन सा, अगर मान लिया कि ये बुधवार थे तो ये जो हो जाएगा वो गुरुवार हो जाएगा। क्यों गुरुवार हो जाएगा, क्यों हो जाएगा कि एक वर्ष जो है वो लीप ईयर हो रहा है, लीप ईयर 2020 हो रहा है, तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है। तो 1 जनवरी क्या हो जाएगा, तो गुरुवार, अब प्लस जो है एक एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, शुक्रवार हो जाएगा। क्या है, शुक्रवार हो जाएगा। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में आई एम बॉय को इतना लिखा जा सकता है, आई एम गर्ल को इतना लिखा जा सकता है, तो उस कूट भाषा में गर्ल को कैसे लिखा जाएगा। इसका सही आंसर जो 72 का हो जाएगा वो ए हो जाएगा, नीट हो जाएगा। क्या है, नीट हो जाएगा। यदि शब्द दिया हुआ है इसके प्रत्येक अक्षर के बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान जो है परिवर्तित होगा। तो सबसे पहले शब्द लिखें TROUBLEMA
KING है, क्या है, NG है। और इसे लिखा गया है अगर मान लिया कि अल्फ़ाबेटिकली तो ये हो जाएगा ABEGIKLMNORTU है। तो इसे यहाँ पर जो सिर्फ है ना M और M है जो परिवर्तन, स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कुल अक्षर जो कितना है 13 है और एक का जो है परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो स्थान परिवर्तन हुए अक्षरों की संख्या कितना हुआ, 13 - 1 यानी 12। कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित होगा, तो 12 आंसर हो जाएगा, क्या है 12 आंसर हो जाएगा। यदि A का अर्थ प्लस B का अर्थ जो है गुना, C का अर्थ भाग है, D का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित में किसका परिणाम 217 होगा। तो सिंपल सा इसमें तो आपको किसी एक ऑप्शन को जो है वो रख कर ही ये करना होगा। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर रखते हैं, 32 हो जाएगा। 32 गुना 5 - 10 भाग 2 प्लस 62 बराबर कितना 217 हो जा रहा है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आंसर हमारा जो है वो कितना आ जाएगा 217 आंसर हो जाएगा बी, क्या है बी होगा। अगला प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो ये 4 से 20 है, 4 × 5 = 20, 20 × 5 = 100, 100 के 500, 500 के 2500, 2500 के 12,500। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। चलिए बी, सी, ई, एफ और एच की ऊंचाई अलग अलग है। एफ ई से अधिक ऊंचा है, एफ जो है वो क्या है ई से अधिक ऊंचा है, लेकिन बी से छोटा है, यानी बी जो है इससे ऊंचा है। ई एच से अधिक जो है ऊंचा है, ई जो है वो एच से, ई जो है एच से अधिक ऊंचा है। सी एच से अधिक ऊंचा है, सी भी जो है वो एच से अधिक ऊंचा है। दो से अधिक व्यक्ति सी से ऊंचे हैं। देखिए सी से 2 से अधिक व्यक्ति है ना, बी एफ ई ऊंचे हैं, लेकिन कितने व्यक्ति जो है एस से अधिक ऊंचे हैं ये पूछ रहा है। एस से 1 2 3 4 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। कथन जो है भले ही पकाए जाने वाले अधिकांश खाद्य पदार्थों में चीनी मिलाई जाती है किंतु यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। चीनी पकाए जाने वाले किसी भी खाद्य पदार्थों में अधिक स्वाद लाती है। चीनी देश में सबसे अधिक उपभोग की जाने वाली सामग्री है। और इसका आंसर जो हो जाएगा केवल एक जो है संभावित कारण है कि चीनी पकाए जाने वाले किसी भी खाद्य पदार्थों में अधिक स्वाद जो है वो लाती है। निम्नलिखित 5 आकृतियों में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है, इस प्रकार एक समूह बनाती है। कौन सी आकृति उस समूह से संबंधित जो है वो नहीं है। तो यहाँ 78 के जो हो जाएगा वो क्या होगा, बी उस समूह से संबंधित नहीं है। आंसर बी हो जाएगा। यहाँ देखिए सब जो है इस लाइन में कटिंग किया गया है, इस लाइन में कटिंग किया गया है, इसमें भी कटिंग, लेकिन ये कॉर्नर पे है, तो आंसर हमारा जो होगा बी। ए बी सी डी ई जो है एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की मुख करके जो है 6 लोग बैठे हैं, क्या है 6 लोग बैठे हुए हैं। अब भाई ई डी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मान लिया कि ई बैठा है तो यहाँ डी बैठा हुआ है। ई जो है डी के ठीक दाईं ओर बैठा है। ए बी और डी का निकटतम पड़ोसी है, यानी यहाँ पर अगर ए है तो ये डी इधर के निकटतम हो गया और बी यहाँ पर बैठा दीजिए तो निकटतम हो जाएगा। एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा एफ और यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। डी के सापेक्ष में सी का स्थान जो है वो क्या है बाएं से तीसरा है, क्या है तीसरा है। ए का अर्थ भाग बी का अर्थ गुना सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है वो क्या आएगा। तो समीकरण को गणितीय मान रखेंगे तो यह हो जाएगा 61 - 39 + 14 + 31 गुना जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या है 4 हो जाएगा। एक स्टेप आगे कीजिए, इसी तरह हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 160, क्या है टोटल जो है 160। पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है परवल क्षारीय विलयन का, क्या है परवल क्षारीय विलयन को दर्शाता है। पीएच पैमाने में रंगों का उपयोग विलयन की पीएच मान के दृश्यात्मक रूप से दर्शाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर एक सार्वत्रिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। अगर अत्यधिक अम्लीय है, पीएच का मान जो है 0 से या पीएच का मान 0 से 3 है तो गहरा लाल होगा, क्या है गहरा लाल होगा। अगर पीएच के मान जो है 4 से 6 है तो नारंगी या पीला होगा, क्या है पीला होगा। अब पीएच का मान जो है वो 7 है उदासीन है तो हरा होने का उम्मीद है। अब पीएच का मान जो है 8 से 10 है तो ये हल्का नीला, क्या है हल्का नीला या हरा नीला हो सकता है। गहरा नीला गहरा बैगनी पीएच 11 से 14 है। व्यंजक चूर्ण के विरचन में क्लोरीन गैस की क्या भूमिका होती है।
और इसका आंसर होता है यह शुष्क बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करके जो है विरंजक चूर्ण बनाती है। CaOH के होल ट्वाइस प्लस Cl2 ये बनता है CaOCl2 प्लस H2O होता है। क्या है? H2O होता है। निम्नलिखित में कौन सा द्रव का अभिलाक्षणिक गुण है? आंसर हो जाएगा इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है। द्रव के अणुओं के बीच कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं तथा इनके अणुओं के बीच ठोस की अपेक्षा अंतर आणविक बल जो है वो कमजोर होता है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म मूल अवस्था में पाया जाता है? और इसका आंसर होगा गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम होता है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी यह दर्शाती है कि कौन सी धातु कितनी सक्रिय है और वह किस रूप में जो है वो पाई जाती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रो जो है वो कार्बन है। क्या है? कार्बन है। एल्केन के अगर उदाहरण किया जाए तो मेथेन हो गया, CH4 हो गया। समान सूत्र जो एल्केन के है CnH2n प्लस 2 है। अगर एल्कीन के समान सूत्र पूछा जाए तो CnH2n होता है और एल्काइन का समान सूत्र क्या है? एल्काइन का जो है समान सूत्र पूछा तो CnH2n माइनस 2 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा C हो जाएगा। क्या है? C हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से जो है बने होते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होता है, इन्हें संतृप्त कहा जाता है यानी सिंगल बॉन्ड होता है। और एल्कीन और एल्काइन जो है असंतृप्त है, इसमें जो है एकल बॉन्ड भी बनता है लेकिन इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध होता है, इन्हें असंतृप्त कहा जाता है। चलिए वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमिक रूप से 3, 5 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 2, 1 और 3 शेषफल प्राप्त होता है और अंतिम भागफल 3 प्राप्त होता है। कह रहा है 3, 5, 7 है जो भाग देने पर क्रमशः 2, 1, 3 जो है वो शेषफल बचता है। तो यहाँ से इसे क्या कर देते हैं तो 3 यहाँ से शुरुआत होता है 7 और ये प्लस जो है ये 3 कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। क्या है? 24 हो जाएगा। 24 इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ जो है वो अंतिम जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना है? 3 हो रहा है। तो 7 गुना 3 21 अब प्लस 3 क्या हो गया? 24। क्या है? 24 और 24 का है यहाँ से जो है ये इससे गुना कर देंगे कितने से? तो यहाँ पर गुना हो जाएगा 5 से। तो 24 5 के 100 और 5 24 120 अब प्लस जो है 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 121। 121 में से गुना करेंगे 3 तक 300 कितना हो गया? 63। अब प्लस जो है वो 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 365। तो आप इसे आसानी से जल्द हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 365। साधारण ब्याज पर एक धनराशि जो है 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है और साधारण ब्याज की समान दर पर धनराशि जो है कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? माना कि धनराशि P है और मिश्र धन जो है वो क्या है? 2P है। समय जो है कितना है? 7 वर्ष है। क्या है? 7 वर्ष है। यानी 2P माइनस P बराबर होगा P गुना 7 गुना R बटा 100। तो यहाँ R से निकल गया 100 बटा 7% निकल गया। अब कह रहा है कि मिश्रधन जो है हमारा कितना हो रहा है? 4P। तो ब्याज हो जाएगा 4P माइनस P बराबर P मूलधन है। समय कितना लगना है ये बताना है। 100 बटा ये 7 गुना 100 हो गया। तो जब इसे हम सोल्व करेंगे काट पीट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3P बराबर हो जाएगा P इंटू समय और ये 100 तो कट गया बटा ये जो हो गया कितना? 7 हो जाएगा। क्या है? 7 हो जाएगा। तो समय बराबर कितना आ गया? समय बराबर हो गया 3P गुना 7 बटा P कट जाएगा 7 21 वर्ष। आंसर जो हमारा है वो 21 वर्ष हो जाएगा। क्या है? 21 वर्ष हो जाएगा। और एक आजकल जो है वो डायरेक्ट फार्मूला से आप भी बना सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है क्या है? N1 माइनस 1 बटा T1 बराबर N2 माइनस 1 बाई T2। 2 माइनस 1 बटा 7 बराबर 4 माइनस 1 बटा T2 बराबर कितना हो जाएगा? 21 वर्ष। क्या है? 21 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पांसारी को क्रमशः 60 और 75 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 2 प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 65 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य का जो है मिश्रण प्राप्त करें? 60 और ये 75 है, ये हो जाएगा 65। तो यहाँ से ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5, यानी 2:1 में मिलाना चाहिए। आंसर डी होगा। mn² + 3 का व्युत्क्रमानुपाती है
यदि n बराबर 3 होने पर m बराबर 3 होता है तो n स्क्वायर बराबर 69 होने पर m का मान क्या होगा? m जो है वो n स्क्वायर प्लस 3 का व्युत्क्रमानुपाती है, 1/n स्क्वायर प्लस 3। m बराबर हो जाएगा k इंटू 1/n स्क्वायर प्लस 3। अब प्रश्न में से कह रहा है कि 3 बराबर k इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि m बराबर 3 जो है वो रखने पर क्या है, n बराबर 3 और m बराबर 3 जो है वो रखने पर, तो ये हो जाएगा कितना, k बराबर आ गया 36 आ गया। अब समीकरण 1 में रखे कि m बराबर जो है 36 इंटू 1/69, n स्क्वायर बराबर क्या है 69, हाँ 69 प्लस 3 हो जाएगा, तो m बराबर कितना आ गया, ये हाफ आ गया। आंसर हमारा ए होगा। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180 और 240 को जो है वो पूर्णतः विभाजित करता हो। तो 90, 180 और 240 का सीधे सीधे सिर्फ HCF ले लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में कांकेर, कोंडगांव, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा जिले में जो है स्थित है। दंडकारण्य छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का जो है वो 28.91% भाग पर, इसका निर्माण धारवाड़ चट्टानों से हुआ है, धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा पशुपालन। पशुपालन जो हो जाता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन और खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र में। अगर द्वितीय की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत उद्योग विनिर्माण क्षेत्र आता है और तृतीयक में सेवा क्षेत्र आता है, क्या है, सेवा क्षेत्र आता है। भारत में निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से जो है वो समृद्ध है? तो आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी, महानदी या सोन नदी, ये तीनों सभी क्या है, सभी। दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी ये सब जो है वो कोयले के भंडारों से समृद्ध है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील पर किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील, 21 दशमलव जो है वो 9 किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है? तो बांदीपुर जो हो जाएगा वो कहाँ होगा, कर्नाटक, क्या है, कर्नाटक हो जाएगा। मानस असम, रणथंभौर राजस्थान, सिमलीपाल उड़ीसा, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक साल जो है 1949 में लिखी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अन्य पुस्तकें जो है वो कौन कौन है? तो आत्मकथा, आत्मकथा, बापू, ये काफी प्रसिद्ध है, बापू के कदमों में, क्या है, बापू के कदमों में, इंडिया डिवाइडेड, क्या है, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। और एक और बुक है सत्याग्रह, क्या है, सत्याग्रह एट चंपारण, चंपारण। ये जो है सभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है, क्या बनाता है? तो एक गणराज्य, एक स्वतंत्र राष्ट्र, एक संघ, उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्या है, कोई नहीं है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, क्या है, यूनियन ऑफ जो है वो स्टेट कहा गया है। 97 का जो है डी होगा। केंद्र ने राज्यों के निर्माण किया, इसलिए केंद्र से राज्यों को अलग होने का अधिकार है। भारत में संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से जो है वो लिया गया है, क्या है, लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा डी। गरजने वाली चालीसा, क्रोध 50, चिखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ये सभी जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। इन पवनों को नाम चालीसा, 50 और 60 दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के नाम पर पड़ा है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग की कमी का होना ऐसे पवनों के तेज गति का जो है वो कारण बनता है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? किन दो सागरों को जो है वो जोड़ती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जो है वो जोड़ती है। पनामा नहर कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को, कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। सुएज नहर का जो है निर्माण कार्य जो है 1854 में प्रारंभ किया गया था, जो 1869 ईस्वी में जो है बनकर तैयार हो गया था। सुएज नहर के निर्माण का मुख्य दायित्व फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनांड द लेपेप्स को सौंपा गया था। भूमध्य सागर की ओर जो है पोर्ट सईद है, ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर के तरफ जो है वो ये भी पूछा जाता है, पोर्ट सईद बंदरगाह है, पोर्ट सईद बंदरगाह है।
जो उत्तर की दिशा में प्रवेश द्वार है। और सुएज नहर के दक्षिण में प्रवेश द्वार जो है, सुएज नहर के दक्षिण में प्रवेश द्वार जो है पोर्ट सुएज। पोर्ट सुएज को लाल सागर, एक तो है पोर्ट सईद, एक है पोर्ट सुएज। ध्यान रखें, पोर्ट सुएज जो है वो लाल सागर के तट पर स्थित है, यानी लाल सागर पर की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा पोर्ट सुएज। क्या है? पोर्ट सुएज। दोनों काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है। पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज होता है। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट कंचनजंगा। क्या है? माउंट कंचनजंगा है। हिमालय को पर्वतराज भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों का राजा। हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, भूटान, चीन, नेपाल और म्यांमार। और विश्व के सर्वोच्च जो शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट है। और दूसरी शिखर जो ऊंची चोटी है वो K2 है। क्या है? K2 है। यानी एक तो हो गया माउंट एवरेस्ट, क्या है? एवरेस्ट हो गया, K2 हो गया, और ये कंचनजंगा तीसरा है। नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का जो है चयन करें जो तीसरी आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है आ सकती है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा कि अगर 12 + 3 करते हैं तो 15 आता है। क्या है? 15 आता है पहली पैटर्न में। और 5 और 1 है। क्या है? 5 और 1 है। यहाँ पर क्या होगा? ये तो इसमें नहीं, अगर 12 और 9 करते हैं, क्या है? 12 और 9 जोड़ते हैं तो ये क्या होता है? 21 होता है। चलिए, यहाँ 15 पूरे है और ये 21 हो रहा है, तो 14 और 8 को जो है हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 22। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। आंसर हमारा बी हो जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में डेजी को लिखा जाता तो उसी कूट भाषा में रोज को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आप डेजी को डी से सी लिख रहे हैं, 1 माइनस कर रहे हैं, ए से बाई लिख रहे हैं, -2 कर रहे हैं, आई से एफ कर रहे हैं, -3 कर रहे हैं, एस से ओ -4, बाई से टी -5 कर रहे हैं। तो रोज को देखते हैं, रोज को इसी तरह अगर हम माइनस करते हैं, आर से -1 करेंगे तो क्यू होगा, ओ से -2 करेंगे तो एम होगा, एस से -3 करेंगे तो पी होगा, ई के -4 करेंगे तो ए होगा। आंसर हमारा जो है वो सी होता है। लेखक कलम कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बावर्ची कड़ाही, बी होगा। नीचे दी गई 4 संख्याओं में 3 संख्या किसी तरीके से एक समान है और एक संख्या असंगत है, उस असंगत संख्या का जो है हमें चयन करना है। तो संगत करते हैं। संख्या 463 एक अभाज्य संख्या है, जबकि 416, 749, 864 एक भाज्य संख्या है। तो 463 जो है ये असंगत संख्या है। चलिए देखते हैं, 16 गुना अगर 8 करते हैं तो कितना हो जा रहा है? 128 आ रहा है। 14 गुना 9 करते हैं तो ये भी 126 जो है वो आ रहा है। क्या है? 14 गुना 9। तो 16 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 80। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। यदि गुना का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुना है और भाग का अर्थ जो है माइनस है, तो इतना का मान क्या हो जाएगा? तो प्रश्नानुसार चिन्हों को मान रखेंगे तो 16 + 15 भाग 5 गुना 2 -4, ये हो जाएगा 16 + 3 गुना 2 -4, हो जाएगा 16 + 6 -4, ये हो जाएगा 18। आंसर हमारा बी हो जाएगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को जो है वो प्रतिस्थापित कर सकती है। यहाँ पर देखिए कि कौन सा पैटर्न पे ये चल रहा है। तो 11 अब +2 करेंगे 13, 2 17, 15, 17, 19, 21, क्या है? 21, यानी +2 2 2 2 करके जो है ये 21 तक किया गया है। यहाँ देखते हैं तो ये 37 है, 37 + 3 40, 3 43, 46 49, 34 से ही शुरू हो जा रहा है। यहाँ पर है कितना है देख लीजिए, 69 से 73 यानी +4 गया है, फिर उसके बाद +4 है, 77 का +4 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 81 आंसर आ रहा है, बी में हो जा रहा है। 4 मानवीय अंगों का नाम दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, एक असंगत है। असंगत का जो है वो हमें चयन करना। आँख, बाल, कान, नाक, इसमें जो है 3 ज्ञानेंद्रियां हैं, बाल अलग है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। 3 से 39 तक की सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाता है तो कितनी संख्याएं जो है वो शेष रह जाती है? 3 से 39 तक, 3 से कहीं है तो शेष संख्या हो जाएगा, सिर्फ सम संख्या बचेगी। उन सभी 39 - 1/2, उसमें से -1 कर देंगे 2 को छोड़कर, यानी 19 - 1 बराबर ये हो जाएगा 18। क्या है? 18 हो जाएगा। आंसर हमारा है सी। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का, उस संख्या का चयन करें जो पैटर्न में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर रहा है। तो ये हो जाएगा
10 गुना 8 करेंगे तो ये 80 आ जा रहा है। अगर इस तरह करते हैं 9 गुना 7 तो ये 63 आ रहा है। क्या है? 63। 10 गुना 8 इस तरह कर सकते हैं। 10 गुना 8 तो ये 80 आ रहा है। 63 9 सत्ते 63, ये 63 आ रहा है। 8 छक्का 48 तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सी धातु अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न करती है? तो वो हो जाएगा Mg+2HNO3। ये बन जा रहा है MgNO3 के होल ट्वाइस प्लस H2। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है कौन? तो मैग्नीशियम है और क्या हो जाएगा? मैग्नीज है। क्या है? मैग्नीज है। आंसर हमारा जो होगा सी। निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाग्र का क्या भूमिका होती है? तो ये होती है परागकणों का अवतरण स्थल। क्या है? अवतरण स्थल। वर्तिकाग्र एक फूल के स्त्री केसर का सबसे ऊपर का हिस्सा होता है। यह आमतौर पर चिपचिपा या रोएदार होता है ताकि परागकण आसानी से इस पर आके चिपक सके। वर्तिकाग्र परागकणों को पहचानने और उन्हें अंकुरित करने के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करने में जो है वो मदद करता है। परागकण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण परागकोश यानी पुंकेसर का हिस्सा से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और यह प्रक्रिया हवा, पानी, कीड़े और पक्षियों के अन्य माध्यमों से निकलता है। अगर कहा जाए तो यह निषेचन का एक प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक परागकण से मादा युग्मक अंडा कोशिका आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं जो बाद में भ्रूण और बीज के रूप में विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है? इसके परिणाम स्वरूप संतति आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है। आंसर हो जाएगा सी। मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही के संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। क्या है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे जटिल भाग है और यह सोचने, सीखने और याद रखने सहित कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जो है वो जिम्मेदार है। पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम, पोस और मेडुला ऑब्लांगस शामिल है। यूकैरियोटिक में निम्नलिखित में कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को जो है निर्देशित करता है? तो आंसर हो जाएगा वो है केंद्रक। क्या है? केंद्रक। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगा? तो 5 जो है वो क्रमागत विषम संख्या 59, 61, 63, 65, 67 है। तभी 63 जो है वो क्या होगा? औसत होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा। एक 210 मीटर लंबी ट्रेन जो 97 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, 69 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उसी दिशा में चल रही है। 240 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन के पीछे से आने और इसे पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा? तो सापेक्ष चाल हो जाएगा 97 माइनस 79 कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर। और 18 गुना 5/18 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/18 से गुना कर देंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। समय कितना हो गया? तो पहले तो 210 ये हो गया प्लस 240 वो आप 5 से भाग कर दीजिए। 450/5 हो जाएगा 90 सेकेंड हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। दो संख्याओं का एलसीएम उनके महत्तम समर्थ का 12 गुना है। संख्याओं में से एक संख्या 8 है और महत्तम समर्थ और लघुत्तम समर्थ का योग 52 है। दूसरी संख्या ज्ञात करना है। अगर मान लिया कि मासा जो है वो कितना है? x है, तो लसा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 12x। तो कह रहा है x प्लस 12x बराबर 52 दिया हुआ है। x बराबर जो है यहाँ से 4 निकल के आ जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर जो हो जाएगा वो कितनी हो जाएगा? तो लसा x मासा 12x/8 ये हो जाएगा कितना? 12x स्क्वायर। x के जगह पर 4 रख देते हैं, गुना 4/8। 4 दूनी 8 हो गया, ये 6 6 चौ 24। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 के स्क्वायर तक का है। तो औसत क्या होगा? तो पहले n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई जो है वो 6। n के जगह पर 9 मान रखते हैं। 9 गुना 9 प्लस 1 इंटू 18 प्लस 1/6 ये हो जाएगा 1710/6 यानी 285 हो जाएगा। क्या है? 285। अब औसत निकालना है तो 285 में से 9 से भागा दे देंगे 95/3 यानी 31.2/3। आंसर हमारा जो है वो क्या हो रहा है? डी हो रहा है। 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 20 और 30 के बीच में अभाज्य संख्या, तो 20 और 30 के अभाज्य संख्या जो है कौन कौन है? 23 है और 29 है। और अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग यानी 23 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर कर दीजिए। ये 529 हो गया प्लस 841 हो गया 1370 हो गया। क्या है? 1370 ये हो जाएगा।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिश कब प्रस्तुत की? तो ये 1957 में जो है प्रस्तुत की। 24 नवंबर क्या है 24 नवंबर 1957 को बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 में किया गया था। क्या है 52 में 2 अक्टूबर क्या है 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ किया गया था। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में सुधार करना था। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953 को प्रारंभ किया गया था। थाईलैंड की मुद्रा का नाम जो है क्या है? सही आंसर हो जाएगा बहत। क्या है थाईलैंड की मुद्रा का नाम बहत है और इसकी राजधानी जो है वो बैंकॉक है। मलेशिया का मुद्रा कई बार पूछा जाता है। मलेशिया का जो है वो है रिंगित। क्या है रिंगित है। क्या है रिंगित है। बलबन ने क्या है बलबन ने किस अधिकारी को गवर्नरों, सैन्य और असैन्य अधिकारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया था? ये नियुक्त किया था बारिद को। क्या है बारिद को। बलबन के शासन व्यवस्था का अत्यंत सुचारू रूप से संचालित करने का श्रेय गुप्तचर विभाग को था। क्या है गुप्तचर विभाग का नाम बरीद ए मुमालिक तथा गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा जाता था। निम्नलिखित में किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या है इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 125 के सी महाराजा मेहताब चंद। क्या है महाराजा जो है मेहताब चंद। आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन सी महाराजा मेहताब चंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? और 126वां का जो आंसर हो जाएगा 106वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से जो है वो जाना जाता है। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार जो है 2025 में किस पंचायत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वो है डब्बा एस ग्राम पंचायत जो है वो महाराष्ट्र। यह ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र में स्थित है। अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक के पदभार किसने ग्रहण किया? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर मांगीलाल जाट। मांगीलाल जाट। ICAR का पूर्ण रूप है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है और इसकी स्थापना जो है 16 जुलाई क्या है 16 जुलाई 1929 ईस्वी को किया गया था। हाल ही में किस राज्य में पहला मोदी स्मृति संग्रहालय स्थापित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा बिहार। क्या है बिहार। IBSF विश्व बिलियर्ड्स 2025 का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर होगा सौरभ कोठारी। क्या है सौरभ कोठारी ने जीता है। कथन है कि सभी DA है, सभी जो है ये D है वो क्या है तो सभी D जो है A है। क्या है A है। और कोई भी A C नहीं है, ये हो जाएगा C। कोई भी D C नहीं है, ये सही है। कुछ C D है, ये गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा C। राधा दक्षिण पूर्व की ओर 9 मीटर चलती है। क्या है 9 मीटर चलती है। राधा जो है दक्षिण और पूर्व में इधर जो चलती है वो 9 मीटर चलती है। फिर वह पश्चिम की ओर 15 मीटर चलती है। 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है, ये हो जाएगा 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। फिर अंत में वह पूरब की ओर 6 मीटर चलती है। उत्तर पश्चिम में जो है उत्तर और पश्चिम में जो है कितना चलती है उत्तर पश्चिम की ओर 9 मीटर चलती है। 15 मीटर चलती है। फिर वह उत्तर पश्चिम इधर है जो 9 मीटर चलती है, 9 मीटर चलती। फिर अंत में वह पूरब की ओर 6 मीटर चलती है। 6 मीटर चलकर एक बिंदु पर खड़ी हो जाती है। वह आरंभ बिंदु से कितनी दूरी है? तो ये जो था 15 है, ये 6 है, तो अंतर दोनों का जो हो जाएगा इस तरह के फिगर ड्रॉ होगा। यहाँ देख सकते हैं पहले 9 चली है, फिर 15 चली है, फिर जो है 9 चली है, अब ये क्या है ये 6 चली है। तो ये जो दूरी हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 15 - 6 बराबर 9 मीटर। आंसर हमारा जो है वो D होगा। क्या है D हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। राजा, महल। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा साध्वी मठ। क्या है साध्वी मठ। जिस प्रकार राजा के निवास स्थान महल को कहा जाता है, साध्वी के निवास स्थान को मठ कहा जाता है। उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला जो है वो पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा देखिए D/T/G/M/I/L और उसके बाद जो है यहाँ D हो जाएगा क्योंकि फिर T आ जा रहा है और उसके बाद G आ रहा है। इस तरह हमारा जो है आगे क्या है बढ़ता जाएगा। आंसर हमारा जो होगा कौन सा होगा तो D होगा। क्या है D। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द को उसी क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में जो है वो दिखाई देंगे।
सबसे पहले जो होगा वो बंटर होगा, बिलीव होगा, क्या है बिलीव होगा, BEREAB होगा, फिर BLIGST होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सही दर्पण चित्र कौन सा होगा यहाँ पर? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या है बी होगा। आंसर जो है ये भी परखे जाने की आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब जो होगा वो बी होगा। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग है हमें वो काउंट करना है। तो यहाँ हो गया 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा कितना 4 गुना 4 प्लस 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1, और ये चारों कॉर्नर वाला भी काउंट कर लीजिए, प्लस जो हो जाएगा 4, 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4, टोटल कितना हो गया 34। आंसर हमारा होगा डी। मुनीर उत्तर की ओर 340 कदम दौड़ा, उत्तर की ओर है 340 कदम दौड़ा, बाएं मुड़ा और 90 कदम दौड़ा, क्या है 90 कदम दौड़ा, उसके बाद जो है दाएं मुड़ा और 130 कदम दौड़ा, क्या है ये है 130 कदम, फिर वो अपने दाएं मुड़ा और 90 कदम दौड़ा, ये है 90 कदम दौड़ा। यहाँ से वो अपने दाएं मुड़कर 240 कदम दौड़ा, क्या है 240। अब यहाँ से जो है ये 240 कदम क्या है दौड़ा। अब मुनीर अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी है? तो 340 अब प्लस 130 कितना हो गया 0 4 3 7 जो हो गया 470 हो गया। 470 में जो है वो घट जाएगा कितना 240, क्या है 240, तो 0 3 2 230 हो जाएगा। तो 200। अब मुनीर अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी है किस दिशा में? तो 230 कदम उत्तर की ओर है। आंसर हमारा जो है ये हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। पीतल, तांबा और जस्ता। तो तांबा और जस्ता जो होगा ये होगा क्या तांबा और ये होगा जस्ता, बीच वाला जो आएगा वो पीतल आएगा। किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं तो बताओ कि घड़ी की दोनों सुइयां के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? तो h बराबर जो है घंटा 5 है और मिनट जो है वो 10 है, तो कोण बराबर जो हो जाएगा वो 60h माइनस 11m/2 कर दीजिए। 60 × 5 माइनस 11 × 10/2, 300 माइनस 110/2, यानी ये हो जाएगा 95 डिग्री ए होगा। ऐसे स्थिति में जहां हम घायल हो जाते हैं और रक्तस्राव शुरू हो जाता है, रक्तस्राव से दबाव में कमी हो सकती है जो पंपिंग प्रणाली की दक्षता को कम कर सकता है। इससे बचने के लिए चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का जमने में मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है रक्त बिंबाणु। क्या है रक्त बिंबाणु बहुत छोटी रक्त कोशिकाएं होती है जिनका आकार अनियमित होता है और उनमें नाभिक नहीं होता। यह अस्थि मज्जा में मेगाकायोसाइट्स नामक कोशिकाओं से जो है वो बनती है। यदि अंकुरित बीज में छिपे हुए जो है भाभी प्रो की प्रांकुर कहा जाता है तो अंकुरित बीज की भाभी मूल खाली स्थान होगी। आंसर हो जाएगा कौन सा मूलांकुर। क्या है मूलांकुर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि वृषण द्वारा गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? और इसका आंसर होगा शरीर के सामान्य तापमान से कम तापमान। पाचन ग्रंथियां और उनके एंजाइमों से संबंधित गलत युग्म को जो है वो चयन करना है। तो लार ग्रंथि जो है ट्रिप्सिन, ये गलत है। क्या है गलत है। लार ग्रंथि ट्रिप्सिन। लार ग्रंथि मुख्य गुहा में स्थित होती है और लार का उत्पादन करती है। मनुष्य के 3 जोड़ी मुख्य लार ग्रंथियां होती है। कौन कौन होती है? तो वो होती है पैरोटिड। क्या है पैरोटिड, सब मैंडिबुलर। क्या है सब मैंडिबुलर, और एक जो होता है सब लिंगुअल। क्या है सब लिंगुअल होता है। लार में मुख्य रूप से पानी, म्यूकस, इलेक्ट्रोलाइट्स और एंजाइम जो है होते हैं। लार एमाइलेज या टाइलिन है या कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन मुख्य रूप से जो है मुख से ही शुरू कर देता है, इसे सरल शर्करा से तोड़ता है। क्या है तोड़ता है। लार जो है लाइपेज, मनुष्य में कम महत्वपूर्ण या वसा का पाचन करता है लेकिन मनुष्यों में इसका प्रभाव बहुत कम होता है। और म्यूकस जो है भोजन को चिकना बनाता है और निगलने में जो है वो मदद करता है। क्या है मदद करता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। शरीर के उस भाग को पहचान कीजिए जिसमें अनैच्छिक पेशियां नहीं होती है। आंसर हो जाएगा द्विशिर पेशी। क्या है द्विशिर पेशी। चलिए इसे हल करना है, एक दिया हुआ हल करना है। इसको ए मान लीजिए, 0.061 को ए मान लीजिए और इसे जो है बी मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बटा ये है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा, हो जाएगा ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दीजिए 0.092 आ जाएगा। आंसर हमारा होगा
ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पांचवी अभाज्य संख्या 100 से ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पांचवी अभाज्य संख्या जो है 11 है और 100 से ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या 101 है, और दोनों को गुणनखंड कर लीजिए। 11 गुना 101 हमारा आ जाएगा 1 1 1 1, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न जो है सबसे बड़ा है? तो ये जो हो रहा है 0.66, इसकी बात करते हैं तो 0.14 क्या है, ये हो गया 7 ये है 49, 7/49 जो है वो कितना हो जाएगा 0.14 नहीं, यहाँ पर जो 49 होगा क्या है तभी ये 0.14 आएगा, और ये 1954 जो है वो 0.35 और 5484 जो है 0.64। तो इसमें सबसे बड़ा जो हो गया ये हो गया 4/6। आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या है 4/6। ये 7/49 है, मिसप्रिंट है, तभी आंसर जो है यहाँ पे डी दिया हुआ है। एक समानांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद 28 और 31 है, यदि उसके पदों का योगफल 236 है तो पदों की संख्या ज्ञात करें। समानांतर श्रेणी में प्रथम पद ए जो है वो 28 है और एल बराबर है जो है 31 दिया हुआ है, तो पदों का योगफल जो दिया है 236, तो 236 बराबर होता है n/2 × 28 + 31 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n के मान 236 गुना 2/59, ये काटिएगा तो 8 आंसर आ जाएगा। किसी घटना को जो है न होने की संभावना 7:4 है और अन्य घटना के होने की संभावना 8:5 है। यदि दोनों घटनाएं स्वतंत्र है तो कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता जो है वो क्या होगी, क्या है प्रायिकता क्या होगी? तो पहली घटना के न होने की संभावना 7/7 + 4 यानी 7/11। दूसरी घटना के न होने के का जो है प्रायिकता 5/8 + 5 यानी 5/13। कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता जो होगा वो 1 माइनस किसी घटना का ना होने की प्रायिकता यानी 1 - 7/11 गुना 5/13, ये हो 1/35/143, ये हो जाएगा 108/143। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है सी। यदि ए अनुपात बी पक्ष में संभावनाएं हैं तो ए अनुकूल परिणामों की संख्या है और बी जो है वो गैर अनुकूल की संख्या है। इसके विपरीत यदि ए अनुपात बी विपक्ष की संभावनाएं हैं तो ये गैर अनुकूल है, अब बी अनुकूल संभावनाएं होगा। दोनों स्थिति में ए + बी संभावनाओं की जो है वो कुल संख्या होगा, क्या है संख्या होगा। या इस फार्मूला से भी बना सकते हैं कि पी ए यूनियन बी बराबर जो होता है पी ए + पी बी - पी ए × पी बी से बना सकते हैं। तो हमारा जो हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसी तरह जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल के सारा प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे कराया जाएगा। हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।